ये गांव शमशान बन जाएगा। माँ बाप के मर जाने के बाद गांव के लोग उनके बेटे को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, जो अपने पिता की ही तरह लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। लेकिन गांव का मुखिया उसे बचा लेता है और एक अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन इस वक्त ये बच्चा जहां मौजूद था वहां की जमीन काली पड़ जाती है। तो इस घटना के कई साल बीत जाते हैं और 1991 यानी 1991 में हम रुद्रवनम में एक अजीब हादसा देखते हैं। गांव का एक किसान सिद्धा ही अपने खेत पर रात बिता रहा था जब अचानक ही कुछ कौवे उस पर हमला कर देते हैं। वो किसान बहुत डर जाता है और अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। इस घटना को देखकर एक बात तो क्लियर है कि फिल्म की कहानी में जादू टोना जैसा कुछ है। और ऐसे में मुझे कुकू एफएम पे एक और कहानी याद आती है जहां आर्या एक अंगूठी की मदद से रहस्यमय दुनिया में चला जाता है और वहां उसकी मुलाकात हीना से होती है। तो आखिर ये हीना कौन है? क्या वो अच्छी है या बुरी है? और क्या आर्या वापस अपनी दुनिया में आ पाएगा? जानने के लिए सुने आर्या एंड द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक वॉन्ड कहानी कुकू एफएम पे। देखो, मैं कुकू एफएम का इस्तेमाल तकरीबन 2 साल से अब कर रहा हूं और फिलहाल मैं जिस ऑडियो बुक को सुन रहा हूं उसका नाम है मेक द राइट चॉइस। इसे सुन के आपको एक क्लैरिटी मिलेगा जिससे आप जीवन में हमेशा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, चाहे ये डिसीजन आपके लाइफ पार्टनर को लेके हो या फिर आपके करियर को लेके। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां आप 2.5 मिलियन एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने यहां 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट ऐड होता है। केवल 2023 में यहां 45 लाख प्लस घंटों का कंटेंट प्ले हो चुका है। इसका मतलब हर रोज 1.5 लाख प्लस आवर्स का कंटेंट प्ले होता है। अब कुकू एफएम आपका डाउनलोडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर कर चुका है। जी हां, आपको बस एक क्यूआर कोड को 1 सेकंड में स्कैन करना है और डाउनलोड आप कर पाओगे। अब चाहे आप टैबलेट पे हो, फोन पे, स्मार्ट टीवी पे, स्मार्ट वॉच, कहीं भी आप कुकू एफएम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो इस क्यूआर कोड की मदद से। साथ ही आप इसे किसी अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल जरूर करना ताकि पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल जाए, यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। तो देर मत करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, उसे स्कैन कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, कुछ दिन बाद हम इसी गांव में सूर्या और उसके भाई को आते देखते हैं। सूर्या यहाँ अपनी माँ अनुसुईया के साथ आया था जो कई सालों बाद गांव लौटी थी। अनुसुईया गांव के वार्षिक त्योहार में हिस्सा लेने आई थी जो गांव की देवी मां मोदामांबा के लिए रखी जाती है। वो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाना चाहती है जिसमें वो अपनी पुश्तैनी जमीन सरपंच हरीश चंद्र को लिख देती है। सरपंच के घर पर सूर्या उसकी बेटी नंदिनी से मिलता है जो उसे काफी पसंद आ जाती है। हमें पता चलता है कि नंदिनी को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी रही है जिस कारण से उसे जिंदा रहने के लिए हर हफ्ते एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि नंदिनी और सूर्या नंदिनी की दोस्त की मदद करते हैं जो गांव के बाहर के एक लड़के कुमार से प्यार करती है। इन सब के बीच गांव में उत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू होने लगती है और देवी मंदिर के पुजारी सभी को पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्सव के दिन सभी मशगूल थे जब अचानक ही एक हादसा होता है। हम कहीं से उस किसान को गांव के अंदर दाखिल होते देखते हैं और उसके चेहरे पर कई जख्म आ गए थे और तो और वो एक ट्रांस की स्थिति में दिख रहा था। किसान मंदिर में दाखिल होता है और माँ की मूर्ति के सामने अपनी जान दे देता है। इस घटना से गांव के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशकुन था। बात की गंभीरता को समझते हुए पुजारी जी बताते हैं कि इस मंदिर में मृत्यु होने के कारण माँ और गांव के सभी लोग अपवित्र हो गए हैं। इस अपवित्रता को दूर करने के लिए उन्हें उपाय करना होगा। तो बड़े बुजुर्गों से मालूम होता है कि मंदिर की संरचना के समय पंडितों ने एक खास किताब लिखी थी जिसे पुरातत्व किताब कहा जाता है। आज भी इसी किताब में उनके मुसीबत का निवारण मिलेगा। पुजारी जी तुरंत पुरातत्व किताब को खोलते हैं और बताते हैं कि उन्हें गांव को 8 तरफ से बंद करना होगा जिसे आस्ताशिक बंधन कहते हैं। इस बंधन के दौरान अगले 8 दिन तक गांव से कोई बाहर नहीं निकल सकता, ना ही कोई अंदर आ सकता है। इसके साथ ही सभी गांव वाले को अपने घर से देवी देवता की सारी तस्वीरें वगैरह हटानी होगी और उसे माँ के मंदिर में लाकर रखना होगा। मंदिर भी 8 दिन तक बंद रहेगा। अब गांव का एक आदमी अभय राजू इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी होनी थी, लेकिन हरीश चंद्र और बाकी सब उसे रोक लेते हैं। वहीं पुजारी आगे कहते हैं कि अनुसुईया का परिवार काफी सालों से घर के बाहर रहा है, अतः वो लोग अष्टदिक बंधन की पूजा से पहले ही वापस चले जाएं। तो आगे हम देखते हैं कि गांव में अष्टदिक बंधन की तैयारी शुरू होती है और दूसरी तरफ सूर्या और उसका परिवार वापस शहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी दिन नंदिनी को मिर्गी का दौरा पड़ता है और बदकिस्मती से घर में कोई भी दवा मौजूद नहीं थी। ऐसे में उसे बचाने के लिए सूर्या इंजेक्शन लेकर वापस गाँव लौटता है, लेकिन तब तक रुद्रवनम के चारों ओर मंत्र से बंधा घेरा
अंधेरा लग चुका था, अतः वो वापस नहीं जा पाता। तो उस रात गांव के गहरे अंधेरे के बीच हम सुधा को देखते हैं, जो कुमार से मिलने के लिए चोरी छुपे निकलती है। सुधा अत्यधिक बंधन तोड़ देती है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां कुमार उसका इंतजार कर रहा था। कुमार और सुधा आज गांव से भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक कहीं से स्टेशन के बीच एक ट्रेन आती है, जिसके नीचे गिरकर कुमार की मौत हो जाती है। कुमार की मौत से सुधा को बहुत बड़ा झटका लगता है और हम देखते हैं कि वो बदहवास हालत में वापस गांव पहुंचती है। अब सुधा के पैर पड़ते ही गांव के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वो जंगल से होती हुई एक मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराती है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इधर गांव के लोग किसी तरह 8 दिन गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। सूर्या एक बार फिर नंदिनी से अपना प्यार का इजहार करता है, जिस पर नंदिनी हाँ तो नहीं करती, लेकिन उसे एक लॉकेट देती है। वो बताती है कि यह लॉकेट उसकी माँ का है और जब तक ये सूर्या के साथ रहेगा तब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। खैर, तो उस रात सूर्या की बहन पार्वती को जंगलों से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और उसे गाँव का एक दूसरा आदमी सूरी दिखाई देता है, जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। पार्वती सूरी से बार बार उसका हाल पूछती है, लेकिन सूरी कुछ भी नहीं कहता और पार्वती के आंखों के सामने ही खुद को मार डालता है। सूरी की मौत देखने के बाद पार्वती खुद भी आपे से बाहर हो जाती है और वो भी खुद को मार लेती है। ऐसा लगता है मानो गांव में कोई तांडव शुरू हो गया है, जहां लोग खुद को मार रहे हैं। तो ऐसे में सभी गांव वाले वापस पुजारी के पास पहुंचते हैं, जिनका मानना था कि जरूर किसी ने अत्यधिक बंधन को तोड़ने की कोशिश की है, जिस कारण से ये आपदा आई है। मुखिया गांव के सभी लोगों की गिनती करवाता है, जहां सुधा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। उधर जंगल की तरफ हम एक अघोरी को देखते हैं, जिसे रुद्रवनम के पास से कई पंछियों की लाश गिरती दिखाई देती है। अघोरी अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि गांव के अंदर अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। वो रुद्रवनम के आसपास लगा वो बंधन देखता है और सभी को बताता है कि यहाँ किसी ने काला जादू किया है, इस कारण से ये बंधन काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट किसी ने पहले ही इसे तोड़ दिया है और अब रुद्रवनम बहुत बड़ी मुसीबत में है। अघोरी गांव के अंदर दाखिल होकर उनकी मदद करने की बात करता है, लेकिन पुजारी इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगले 7 दिन तक कोई भी गांव से बाहर से अंदर नहीं आ सकता। पुजारी की बात सुन अघोरी चेतावनी देता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसके बाद अघोरी वहां से चला जाता है। इधर पार्वती की मौत से नंदिनी और सूर्या दोनों को ही काफी सदमा पहुंचता है। सूर्या इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर पार्वती के साथ हुआ क्या था। गांव के अंदर खोजबीन करते हुए आखिरकार सूर्या को सुधा की लाश मिलती है, जो एक खाई की तरफ पड़ी हुई थी। यही नहीं, उसी लाश के पास उसे सूरी की साइकिल भी पड़ी हुई मिलती है। सूर्या को सुधा के बैग में वो टिकट भी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि सुधा ने ही बंधन तोड़ा था। वो स्टेशन फोन लगाता है, जहां उसे कुमार की मौत का भी पता चल जाता है। इस सब से सूर्या अनुमान लगाता है कि हो न हो सूरी ने सुधा को मरते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, जिसके कारण वो खुद को मार दिया। वहीं बाद में पार्वती ने सूरी को मरते हुए देखा होगा, जिस कारण वो भी खुद को मार डाली। सूर्या पता लगाने की कोशिश करता है कि पार्वती को सबसे पहले किसने देखा था और उसे मालूम होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नंदिनी थी। सचमुच ही इस बार नंदिनी खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्या उसे बचा लेता है। नंदिनी की जान तो बच जाती है, लेकिन उससे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। गांव के सभी लोग अब काफी चिंता में हैं, क्योंकि अत्यधिक बंधन टूट चुका था। कुछ लोग यहाँ 12 साल पहले की हुई घटना का जिक्र करने लगते हैं कि कैसे उस वक्त भी एक के बाद एक बच्चे मारे जा रहे थे और हो न हो आज भी ये सब उसी प्रोफेसर के काले जादू के कारण हो रहा है। पुजारी भी कहते हैं कि मरने वाला हर इंसान उसी घर के आसपास पाया गया है, अतः इस बात का उस तंत्र से कुछ लेना देना जरूर है। अब सूर्या को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, अतः वो इस बारे में पूछता है। तो यहाँ कुछ लोग बताते हैं कि असल में 1979 में रुद्रवनम में एक महामारी फैली थी, जिस कारण गांव में अचानक कई बच्चे मरने लगे। इस बीच यहाँ प्रोफेसर चलपति नाम के एक आदमी अपनी बीवी और बेटे भैरव के साथ रहने आए। चलपति का परिवार किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था और अपने आप में रहता था। वहीं गांव में हो रही मौतों को देखकर पुजारी जी ने पुरातत्व किताब से हल ढूंढने की कोशिश की। किताब के अनुसार गांव में किसी नए जहर के आने की बात थी, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा था। इस जहर को रोकने के लिए पुजारी एक यज्ञ करवाने की घोषणा करते हैं, लेकिन एक दिन गाँव का कोई आदमी प्रोफेसर के घर में एक बच्ची की लाश देखता है, जहाँ प्रोफेसर कोई मंत्र तंत्र कर रहा था। इस आदमी ने गाँव में ये अफवाह फैला दी थी कि प्रोफेसर ने ही गाँव के बच्चों पर काला जादू किया
दिया है जिससे सभी मारे जा रहे हैं। इसलिए उस रात गांव के लोगों ने मिलकर प्रोफेसर और उसकी बीवी को मार डाला। बच गया तो केवल उनका बेटा भैरव, जिसे सरपंच के कहने पर एक अनाथालय के हवाले कर दिया गया। यह आदमी आगे बताता है कि इन सब के बाद भी गांव में अशांति बनी रही और कई लोगों को प्रोफेसर के घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। इसलिए गांव में वापस से एक हवन करवाया गया और उस घर को जला दिया गया। अब 12 साल बाद वापस से लोग उस घर में जाने लगे हैं, जिस कारण सभी को प्रोफेसर के उस काले जादू पर शक हो रहा है। तो इस कहानी को सुनने के बाद सूर्या का शक भैरव पे जाता है, जो शायद अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। वहीं पुजारी और बाकी लोग वापस से हल निकालने के लिए उसी किताब का प्रयोग करते हैं। पुजारी बताता है कि आज अमावस्या की रात है और अगले 8 घंटे में ये बुरी शक्ति हम सभी का नुकसान कर सकती है। वो बताते हैं कि हम सभी को नंदिनी की बलि देनी होगी ताकि ये बुरी शक्ति उसी के साथ खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी ने आखिरी बार उस शक्ति का सामना किया था। गांव वाला ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूर्य नंदिनी को प्रोटेक्ट करता है। वो वादा करता है कि वो हर हाल में सभी को बचाएगा और उस आदमी को खोज निकालेगा जो असल में रुद्रवनम पर जादू टोना किया है। तो आगे सूर्या चलपति के घर में दाखिल होता है और वहां खोजबीन शुरू करता है। प्रोफेसर के नोट्स में हमें मालूम होता है कि चलपति वाकई तंत्र विद्या में माहिर था। उसने सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने का कोई तरीका इजाद किया था जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना मुमकिन है। सूर्या को चलपति के घर से एक किताब भी गायब मिलती है और वो अनुमान लगाता है कि इस किताब को किसी ने यहाँ से चुराया है। सच का पता लगाने के लिए सूर्या उसी अनाथालय में पहुंचता है जहां भैरव को छोड़ा गया था। यह अनाथालय अब शमशान बन चुका था और भैरव का नाम सुनते ही अनाथालय का मालिक बहुत डर जाते हैं। सूर्या को मालूम होता है कि असल में भैरव बचपन से ही बहुत अजीब बच्चा था। वो हमेशा कुछ मंत्र पढ़ता रहता था और इंसानों से नहीं बल्कि काले कौओं से बात करता था। हर रात 1 बजे वो यहाँ से निकल जंगलों की तरफ चला जाता और सुबह तक उसका कोई पता नहीं चलता। इसी बीच एक दिन अनाथालय के सभी टीचर्स उसे ढूंढने लगे जब भैरव जंगलों से वापस आ रहा था। पूछने पर वो बहुत गुस्सा हो गया और अपनी एक नजर से उसने अनाथालय के मालिक को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। उसके बाद वो यहाँ से भाग गया और कभी किसी को उसका पता नहीं चला। सूर्या भैरव को ढूंढने के लिए उन्हीं जंगलों में दाखिल होता है जहाँ उसके गायब होने की बात की गई थी। इस जंगल में सूर्या को वही अघोरी मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। अघोरी कहता है कि उसे मालूम है कि रुद्रवनम पर किसी ने पशु नाम की तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया है। पशु क्रिया का प्रयोग हजारों साल पहले नरसंहार के लिए किया जाता था। ये एक बहुत ही भयानक तंत्र है जिसमें एक साथ कई लोग मारे जाते हैं। इसे अंजाम देने के लिए भैरव किसी गुप्त जगह पर मौजूद होगा। सूर्या और अघोरी मिलकर जंगल के बीचों बीच एक गुफा में पहुंचते हैं जहां सूर्या को वही निशान मिलता है जो उसने अनाथालय में भी देखा था। वो समझ जाते हैं कि भैरव यहीं कहीं मौजूद होगा। अघोरी उसे ढूंढने के लिए मंत्रों का प्रयोग करता है जबकि सूर्या को वहां एक थाली मिलती है जिसमें कुमार की तस्वीर थी। वो समझ जाता है कि असल में कुमार ही भैरव था। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, उसे गुफा में एक किताब मिलती है जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पुरातत्व किताब रुद्रवनम के मंदिर में मौजूद है। यह किताब देख सूर्या पहली बार रियलाइज करता है कि प्रोफेसर के घर से असल में भैरव ने ही वो किताब चुराई होगी और उसे रुद्रवनम के असली मंदिर वाली किताब से बदल दिया। उसने उस शैतानी किताब में उल्टे नियम लिखे और अष्टाधिक बंधन करवाया ताकि गांव के लोगों को ट्रैप कर सके। बाद में उसी ने सुधा को बाहर बुलाया ताकि ये बंधन टूटे और गांव के लोग एक एक करके मारे जाएं। सूर्या की बात सुन अघोरी कहता है कि कुमार मरने के बाद किसी तरह सुधा के शरीर में दाखिल हो गया होगा और उसे खुद को मारने के लिए मजबूर कर दिया और तभी से वो एक के बाद एक करके सबको मार रहा है। लेकिन ऐसा अकेले कर पाना संभव नहीं है। जरूर कोई ऐसा इंसान है जो कि इस गांव के अंदर से ही उसकी मदद कर रहा है। तो सारी कड़ी सुलझने के बाद सूर्या और अघोरी वापस रुद्रवनम की तरफ बढ़ते हैं। वहीं गांव के लोग के अंदर अब धैर्य नहीं बचा था और अब वो नंदिनी की बलि चढ़ाने की तैयारी करते हैं क्योंकि 8 घंटे बीतने वाले हैं और किताब के अनुसार उन्हें बचने के लिए नंदिनी को मारना होगा। सभी नंदिनी को एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर देते हैं जिसके बाद चारों तरफ एक काला घेरा लगाया जाता है। पुजारी सभी गांव वालों को अपना अपना खून यहाँ चढ़ाने कहता है, सेइंग कि ऐसे ही उनकी बलि पूरी होगी। सभी ऐसा ही करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सूर्या और अघोरी अब यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन सभी गांव वाले वैसे ही बदहवास खड़े थे जैसे अब तक हर मरने वाले के साथ हुआ था। अघोरी बताता है कि उन्हें आने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सभी गांव वालों ने भैरव की बात मान ली और खून के बंधन से खुद को बांध लिया है। सूर्या नंदिनी को बचाने के लिए उस चक्र में घुसने की कोशिश करता है लेकिन अघोरी उसे रोक लेता है। अघोरी कहता है कि ये एक अग्नि चक्र है जहां अगर वो प्रवेश करेगा तो भस्म हो जाएगा। गांव के सभी लोग अब नंदिनी के अंदर बसी भैरव की आत्मा के वश में हैं। हम देखते हैं कि भैरव की आत्मा अब इन गांव वालों को भी खुद को मारने के लिए कह रही थी और अघोरी इस आत्मा का सामना करता है और सूर्या को उस इंसान का पता लगाने कहता
लगता है जो भैरव का साथ दे रहा है। सूर्या को इन लोगों के बीच हरिश्चंद्र दिखाई नहीं देता और उसे लगता है कि वही है जो भैरव का साथ दे रहा है। लेकिन जब सूर्या सरपंच को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है तो उसे वहां कुछ और ही पता चलता है। घर में सूर्या को एक तहखाना मिलता है जहां एक परिवार की तस्वीर थी। ये तस्वीर असल में चलपति के परिवार की थी, जहां भैरव के ठीक बगल में एक बच्ची मौजूद थी। ये देख सूर्या आश्चर्य में आ जाता है। और तो और इस तहखाने में काले जादू का वही निशान था जो सूर्या ने अनाथालय में और उस गुफा में देखा था। अब यहाँ सरपंच रिवील करता है कि असल में प्रोफेसर की मौत के बाद जब गांव वालों को उसके घर से एक बच्ची के रोने की आवाज आई थी तब वो कोई आत्मा नहीं बल्कि उसकी बेटी नंदिनी थी। नंदिनी को प्रोफेसर घर के अंदर छुपा कर रखा था, इसलिए गांव वालों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सरपंच जानता था कि गांव के लोग बदले की आग में जल रहे हैं और वो नंदिनी को भी मार डालेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए उसने उसे बचा लिया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सरपंच की बात सुन सूर्या उसे बताता है कि उसने नंदिनी को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भैरव के साथ देने वाली और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही है जो अपने पिता का बदला लेने के लिए सभी गांव वालों को मार डालना चाहती है। तो अब नंदिनी को रोकने के लिए सूर्या वहीं पहुंचता है जहां मौत का तांडव शुरू हो चुका था। नंदिनी तंत्र शक्तियों की मदद से ताबूत तोड़ डालती है और सभी गांव वालों को एक एक करके मारने लगती है। वो एक कौवे के ऊपर आग लगाकर उससे एक पेड़ में आग लगा देती है जो वही था जहां उसके माता पिता को मारा गया था। धीरे धीरे सभी गांव वाले उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे हैं। सूर्या उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पिता ने मासूम लोगों को मारने की कोशिश की थी और आज नंदिनी भी वही करने जा रही है। सूर्या की बात सुन नंदिनी बहुत गुस्से में आ जाती है और उस पर भी हमला करती है, लेकिन सूर्या के गले में पड़ा लॉकेट उसे बचा लेता है। ये देख नंदिनी रुक जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता कभी कुछ गलत नहीं कर सकते थे। नंदिनी सूर्या को बताती है कि असल में उसके पिता तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे। नंदिनी की ही तरह उसकी माँ को भी मिर्गी के भयानक दौरे पड़ते थे और सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसके पिता ने अथर्ववेद और ऊर्जा और तंत्र की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाया जो हर बुरी शक्ति का सामना कर सकता था। इस यंत्र को एक धागे में पिरोकर उन्होंने नंदिनी की मां को पहना दिया, जिससे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। इस बीच वो रुद्रवनम आए और इस महामारी से बच्चों को मरता हुआ देखे। उन्हें मालूम था कि इंसान के मृत्यु के बाद भी उसकी आंखें 30 मिनट तक जिंदा रहती हैं। इसी कारण वो इन आंखों के जरिए बच्चों के अंदर जीवात्मा को वापस प्रवेश करवाना चाहते थे और उनकी जान बचाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मार डाला। माँ पिता की मृत्यु के बाद नंदिनी को भी वैसे ही दौरे पड़ने लगे और हरिवंश ने उसकी जान बचाई, लेकिन वो कभी भी इन गांव वालों को माफ नहीं कर पाई। इसलिए बड़े होने के बाद उसने और भैरव ने मिलकर अपने पिता की भांति तंत्र विद्या सीखी और बदला लेने का फैसला किया। उसी ने प्रोफेसर के घर से वो किताब चुराई और उसी ने गांव की पुरातत्व किताब को एक शैतानी किताब से बदल दिया। आज भैरव मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा और नंदिनी मिलकर इन गांव वालों का संहार करेंगे ताकि उनके माँ बाप की आत्मा को शांति मिल सके। अब सूर्य यहाँ नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है कि उसके माँ बाप के साथ जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन आज जो वो कर रही है वो जानबूझकर कर रही है और ये पाप है। नंदिनी को रोकने के लिए सूर्य हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी अपना तंत्र जारी रखती है। ऐसे में सूर्य खुद को चाकू मार लेता है। नंदिनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और सूर्य उसे मार डालता है। सूर्य नंदिनी से माफी मांगता है कि उसके पास उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। नंदिनी उसे माफ कर देती है और कहीं न कहीं इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका बदला गलत था। वहीं सूर्य की जान बच जाती है क्योंकि उसके गले में नंदिनी का दिया वही लॉकेट था जो कभी प्रोफेसर ने तंत्र शक्तियों से बनाया था। फिल्म के अंतिम सीन में हम सभी गांव वालों को नंदिनी को अंतिम विदाई देते हुए देखते हैं, जहां सभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। सूर्या उन्हें समझाता है कि उन्हें प्रोफेसर के घर की जगह एक स्कूल खोल देना चाहिए ताकि उनका पश्चाताप पूरा हो सके। सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन एंड सीन में हम सूर्या की आंखों को नीला पड़ते देखते हैं जहां वो नंदिनी के उस लॉकेट को बहुत ध्यान से देख रहा है, इंडिकेटिंग कि उसके अंदर कोई आत्मा मौजूद है और ये बदले का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ फिल्म की कहानी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म विरूपक्षा की पूरी कहानी और अब हम डिटेल में इस कहानी को समझेंगे। इस कहानी में इमेजरी, हिडन डिटेल्स और अंडरलाइन मैसेज को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। तो विरूपक्षा शब्द का अर्थ है बिना आंखों के देखना। यह शब्द अक्सर भगवान शिवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बिना आंखें खोले पूरी दुनिया देख सकते हैं। लेकिन अगर इंसान आंखें बंद कर ले तब क्या होगा? तब भ्रम होगा। भ्रम भ्रांति को जन्म देता है और भ्रांति में लोग गलत कदम उठाएंगे। कुछ ऐसा ही इस फिल्म में भी होता है। फिल्म की कहानी 1979 में शुरू होती है जब कॉलेरा से हमारा देश ग्रसित था। इसका हिंट हमें फिल्म में भी दिया गया है जब सूर्या को नंदिनी के घर में एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें कॉलेरा की महामारी का जिक्र किया गया था।
खैर प्रोफेसर वेंकटचलपति अपनी बीवी को तंत्र और सिद्धियों से ठीक कर चुके थे, इसलिए वो बच्चों को भी वेद की सिद्धियों से जिंदा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आंखों के जरिए आत्मा को वापस प्रवेश करवाने की क्रिया की। अगेन यहाँ फिल्म के नेम का रेफरेंस है, लेकिन इस दौरान उन्हें गांव का एक आदमी सिद्धा या देख लेता है जो सभी को ये बात बता देता है। अंधविश्वास में आकर गांव वाले वेंकटचलपति और उसकी बीवी को मार देते हैं, लेकिन उसके बेटे भैरव को सरपंच हरिश्चंद्र बचा लेते हैं और अनाथालय छोड़ाते हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि भैरव भी अपने पिता की तरह तंत्र मंत्र में माहिर है और उसी जगह अग्नि चक्र बना रहा है जहां उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। तभी हम वहां काला निशान नोटिस करते हैं। अब 12 साल बाद नंदिनी काले जादू की मदद से एक कौवे को अपने वश में करती है और ये पंछी सिद्धाया पे हमला करता है जिसने सबसे पहले वेंकट को मुसीबत में डाला था। नंदिनी यहाँ सिद्धाया यानी उस किसान के बाल को इस पंछी के द्वारा कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि काले जादू और तंत्र वगैरह में इंसान के बाल जरूरी होते हैं। अब इसी से किसान वश में आ जाता है और उत्सव वाले दिन खुद मंदिर में जाकर खुद को मार लेता है, जो कि अपशकुन था। ये भी नंदिनी और भैरव का प्लान था, जहाँ उन्होंने पहले ही मंदिर की पुरातत्व किताब बदल दी थी। उन्हें मालूम था कि उपाय ढूंढने के लिए पुजारी उसी किताब को खोलेगा। अब इस किताब के जरिए भैरव और नंदिनी ने गांव वालों से पहले तो मंदिर बंद करवाया और फिर सभी से भगवान की तस्वीरें, पूजा का सामान वगैरह भी बंद करवा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली काले जादू के लिए भगवान से दूरी तो बनानी ही पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने पशु तत्व नाम के तंत्र का शुरू किया, जहां इंसान की आंखें आत्मा के बाहर निकलने और प्रवेश करने का स्रोत बन जाती है। प्लान के मुताबिक गांव में देवी मां नहीं रही थी और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था। तब भैरव ने सुधा के सामने खुद को मारकर पशु तत्व शुरू किया। अब सुधा भैरव के आत्मा में वश में खुद को मार लिया और एक चेन शुरू हो गया। लेकिन यहाँ मिस्टेक सिर्फ एक हुई, और वो ये कि नंदिनी सूर्या से प्यार करती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी मरते हुए की आंख देखकर सूर्या भी खुद को मार ले। इसीलिए वो उसे अपनी माँ का वो लॉकेट पहना देती है और इससे सूर्या सेफ हो जाता है। पशु तत्व में कुछ ऐसे नियम हैं कि मौत एक आदमी से शुरू होती है जिसने काला जादू किया हो, जो भैरव था, और फिर नंदिनी पे खत्म होती है, जो खुद भी इस तंत्र का हिस्सा थी। इसलिए सभी गांव वालों से रक्त तर्पण क्रिया करवाई गई ताकि सब के सब नंदिनी की मौत से पहले ही मारे जाए। एंड सीन में ऐसा हो भी रहा था, जहां रक्त तर्पण के बाद सब गांव वाले अग्नि चक्र की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन बीच में ही सूर्य आ जाता है जो नंदिनी को बताता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि गांव वाले अंधविश्वासी थे, सच को नहीं देख सकते थे। लेकिन आज नंदिनी खुद सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही है। सिंबॉलिकली इस कहानी में कौवों को कई बार दिखाया गया है। नंदिनी के आसपास आधी रात में भी काले कौवे दिखाई देते हैं। भैरव अनाथ आश्रम में खाना पिंड दान के स्वरूप में बाहर रखता है, जो कौवे को खिलाने के लिए ही हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अघोरी भी ये ऑब्जर्व करता है कि जब एक कौवा गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब उसकी जान चली जाती है। अब कौवों का यह पिक्चराइजेशन इसलिए किया गया है क्योंकि कहा जाता है कि काले कौवे मरे हुए लोगों को देख सकते हैं और वो किसी बुरी आत्मा या काले जादू का संकेत भी करते हैं। इनफैक्ट जब सूर्या का परिवार पहली बार गांव में आया था तब भी उनकी गाड़ी के सामने एक कौवा आ गया था, जो हमारे धर्म में बैड ओमेन माना जाता है। वहीं क्लाइमेक्स सीन में भी नंदिनी एक कौवे में आग लगाकर अग्नि चक्र बनाती है ताकि सभी गांव वालों को मार सके। यहाँ पूरी फिल्म को असल तंत्र विद्या, काला जादू इत्यादि का टच देने के लिए ही कौवों का इस्तेमाल किया गया है। नाउ अंत में विरूपक्षा यानी भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह सूर्य नंदिनी और गांव वालों को सच का रियलाइजेशन करवा देता है। वो प्रोफेसर के घर में स्कूल शुरू करने की गुजारिश करता है ताकि गांव में शिक्षा कायम रहे और अंधविश्वास दूर हो। लेकिन हाँ, हम ये भी देखते हैं कि उसने लॉकेट उतार दिया है और अब उसकी आंखें चमक उठी है। इसका ये मतलब हो सकता है कि नंदिनी की आत्मा या फिर उसके भाई की आत्मा सूर्य के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसने आखिरी बार उसे ही मरते देखा था। तो फिल्म की कहानी देसा हिरुप बागजा नामक गांव की है, जहां हम कोसिम नाम के बंदे को देख पाते हैं। कोसिम नदी में कुछ तो ढूंढ रहा होता है और उसे एकदम से एक डायमंड मिल जाता है। इस डायमंड की वजह से कोसिम की जिंदगी बदल जाती है, यानी वो पैसे वाला इंसान बन जाता है। इनफैक्ट कोसिम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लारास के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और ये दोनों अपनी नई जिंदगी से काफी खुश थे। दूसरी तरफ हम डॉर्मन नाम के बंदे को देखते हैं, जो रात के अंधेरे में जंगल के अंदर कुछ तो ढूंढ रहा
था। तभी वो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है और देखने में पता लगता है कि ये किसी एल्बर्ट डोमिनिक नामक इंसान का ग्रेव था। इस ग्रेव को देखकर डॉर्मन बहुत खुश होता है और वो इस ग्रेव से स्कल निकाल कर अपने घर ले आता है। अब डॉर्मन के घर पे हम कई ऐसा सामान देखते हैं जो कि काला जादू से रिलेटेड लग रहा था, यानी कि इट वाज क्लियर कि डॉर्मन एक ब्लैक मैजिशियन था। वो यहाँ उस स्कल को एक बड़े से कटोरे में रख देता है एंड देन चिकन का खून वगैरह डाल के कुछ तो रिचुअल शुरू कर देता है। रिचुअल के तुरंत बाद डॉर्मन को वहां क्ले पॉट में ढेर सारा पैसा मिलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते ये पैसा कागज में बदल जाता है जिससे डॉर्मन परेशान होने लगता है। तभी एल्बर्ट डोमिनिक की आत्मा डॉर्मन से बात करने लगती है और इनके बीच डील होता है कि अगर डॉर्मन एल्बर्ट को एक जिंदगी देगा तो एल्बर्ट उसे मालामाल कर देगा। दूसरी तरफ गांव में एक अनाउंसमेंट चल रहा था जिससे हम जान पाते हैं कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है और ऐसे में औरतों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही थी। यहाँ से सीन वापस लारास पे शिफ्ट होता है जो कि इसी गांव की एक ओल्ड लेडी के पास अपना रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई थी और इस ओल्ड लेडी का नाम इमाक अतीक था। चेकअप के बाद जब लारास जंगलों से होकर अपने घर लौट रही होती है तो एक काला कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। लारास किसी तरह इस कुत्ते से बच के भागने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। तभी लारास को वहां डॉर्मन दिखता है लेकिन अब तक लारास थक के बेहोश हो चुकी थी। जब लारास की आंख खुलती है तो वो खुद को एल्बर्ट के ग्रेव के पास पाती है। तभी एकदम से वहां का सीन रेडिश हो जाता है और हम भी उस एल्बर्ट को देख पाते हैं जो कि लारास को देख के बहुत खुश होता है। ऑफ कोर्स ये एल्बर्ट नहीं बल्कि उसकी आत्मा होगी और यहाँ एल्बर्ट की आत्मा लारास के साथ जबरदस्ती करती है और वहीं पैरेलल में कोसिम अपनी पत्नी को गांव वालों के साथ ढूंढ रहा था क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोसिम जंगल की तरफ आता है जब उसे लारास के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोसिम फौरन आवाज का पीछा करके लारास को ढूंढ लेता है जो कि एल्बर्ट की ग्रेव के ऊपर रो रही थी। लारास को रोता देख अतीक समझ जाती है कि उसको लेबर पेन आया है और ऐसे में लारास को तुरंत अतीक के यहाँ ले जाकर डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। लारास की डिलीवरी तो होती है लेकिन यहाँ बच्चे की जगह एक अजीब सा ट्यूमर था और वी कैन से वियर्ड शेप का एग था। अब क्योंकि उस दिन इक्लिप्स था अतीक अपने असिस्टेंट हैती से कहती है कि वो उस ट्यूमर जैसी चीज को कपड़े से ढक दे। हैती ऐसा ही करती है लेकिन हवा चलने के कारण कपड़ा हट जाता है और जब इक्लिप्स खत्म होने लगता है तो चांद की रोशनी इस ट्यूमर पे पड़ती है। ऐसा होते ही ट्यूमर के अंदर से एक बच्चा निकलता है जिसके सर की जगह उस ओल्ड मैन एल्बर्ट की शक्ल थी। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा इंस्टेंटली हैती को मार गिराता है और हम ये समझ पाते हैं कि एल्बर्ट को एक नई जिंदगी मिल चुकी है इस बच्चे के माध्यम से। ये बच्चा यहाँ से निकल भी लेता है और कोसिम अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। कोसिम को हैती की लाश दिखती भी है जिसे वो ठिकाने लगाकर अपने बच्चे को खोजना कंटिन्यू रखता है। फाइनली कोसिम को अपना बच्चा बाहर मिल जाता है जो कि फिलहाल एकदम नॉर्मल दिख रहा था। कोसिम बच्चे को लारस के पास लाता है और लारस अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। ये दोनों मिलकर अपने बच्चे का नाम डीडी रखते हैं। ऑल्दो हम व्यूअर्स यहाँ अतीक को काफी परेशान देखते हैं, व्हिच मींस कि अतीक इतना तो समझ ही गई थी कि भले ये बच्चा नॉर्मल दिख रहा है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एक डीमन चाइल्ड है। वैसे इस सब के पैरेलल में डॉर्मन को एकदम से पैसे मिलने लग जाते हैं, व्हिच अगेन प्रूव्स कि डॉर्मन की मदद से और उस बच्चे के माध्यम से एल्बर्ट वापस इस दुनिया में आ गया है। यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि कोसिम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। I mean, अब वो एक जमींदार बन चुका था जो कि लोगों को उधारी देने के बाद उनसे मार पीट करके वसूली वगैरह करता था। खैर यहाँ से कहानी कुछ साल आगे चली जाती है जब डीडी अब 7 साल का हो चुका है और आज गांव में उसका सर्कमसिजन का इवेंट है। इस इवेंट में सोले नाम का एक इंसान भी आया था जो कि कोसिम का कॉम्पिटिटर था। ऑल्दो सोले एक अच्छा इंसान था, वही कोसिम एक बुरा इंसान। इस इवेंट में कई परफॉर्मर्स भी थे जो कि मौत का खेल वगैरह दिखाते हैं ना, हाँ तो वैसा ही कुछ वो दिखा रहे थे जो कि रिस्की था बट वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और डीडी इन्हें देखकर बहुत खुश था। तभी दूर से डॉर्मन डीडी को देखता है जिससे डीडी के अंदर का एल्बर्ट उस पे हावी हो जाता है और उसकी आंखें उजली हो जाती है। इसके परिणाम अनुसार वहां इवेंट में जो परफॉर्मर्स थे वो एकदम से हर्ट होने लग जाते हैं जिसे देखकर डीडी के अंदर का एल्बर्ट और डॉर्मन दोनों बहुत खुश होता है। खैर अब सेरेमनी स्टार्ट होता है जहां प्रक्रिया के वक्त प्रक्रिया करने वाले बंदे का ब्लेड ही मुड़ जाता है लेकिन प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाता। वो बंदा कहता है कि जरूर डीडी के अंदर कोई बुरी आत्मा है वरना ब्लेड ऐसे नहीं मुड़ सकता। यह सुनकर कोसिम एकदम गुस्सा होने लगता है। वहीं प्रेयर की आवाज से हम डीडी को परेशान होते देखते हैं। यहाँ अतीक फिर से कोसिम को वार्न करती है कि डीडी एक डेमोनिक चाइल्ड है लेकिन कोसिम अतीक पे ही भड़कता है और उनका मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसे देता है। वहीं दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर जो कि इस इवेंट में डीडी की फोटोज लिया था वो इन फोटोज को डेवलप कर रहा था और उसे डीडी के सर की जगह एल्बर्ट का सर दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट एक फोटो तो जिंदा हो उठता है जिसमें से एल्बर्ट जैसा एक डिमोनिक एंटिटी इस फोटोग्राफर पे हमला कर देता है। फोटोग्राफर भागता है लेकिन रास्ते में वो डीडी को देखता है जिसके
शॉक में वो बाइक से गिर जाता है। फिर अचानक से एक ट्रक से टकरा कर इस फोटोग्राफर की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोसिम डिडी को घर में ढूंढ रहा था, लेकिन डिडी कहीं दिख नहीं रहा था। फिर एकदम अचानक ही डिडी बेड पे मिलता है, मानो वो यहाँ एकदम से प्रकट हो गया हो। ऑल्दो कोसिम नोटिस कर लेता है कि डिडी के पैरों में खून लगा हुआ था। इस सीन से एक बात क्लियर थी कि कोसिम को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि उसका बेटा डिडी डिमोनिक है, लेकिन कोसिम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। खैर अगले दिन कुछ बच्चे डिडी को बुली कर रहे होते हैं जब रिनी नाम की लड़की डिडी को बचाती है। दरअसल रिनी सोले की बेटी थी जो कि कोसिम का कॉम्पिटिटर था और रिनी को डिडी बहुत पसंद है। रिनी और डिडी काफी अच्छे दोस्त थे और वो दोनों बात कर रहे होते हैं जब अहमद नाम का बुली बच्चा वापस आकर रिनी को नदी में गिरा देता है। डिडी किसी तरह रिनी को बचाता है, लेकिन इस घटना के कारण ये दोनों बच्चे पूरी तरह से भीग चुके थे। ऐसे में ये दोनों रिनी के घर की ओर जाते हैं ताकि वहां अपने कपड़े वगैरह बदल सके। वहीं गांव में कुछ लोग डॉमन को ये बता रहे थे कि सोले डार्क मैजिक परफॉर्म करने वाले लोगों के साइट्स को बंद करवाने लग गया है। ये सुनते डॉमन के सर में काफी दर्द होता है और वो लोगों को अपने घर से भगा देता है। फिर हम डॉमन को एल्बर्ट की आत्मा से बात करते देखते हैं, जहां डॉर्मन एल्बर्ट को दादाजी कह के पुकार रहा था। जी हाँ दोस्तों, डॉर्मन एल्बर्ट का पोता था और एल्बर्ट कौन है वो आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। इसी के पैरेलल में हम सोले और उसके टीचर यसा को भी देख पाते हैं, जो कि डिस्कस कर रहे थे कि अभी और भी कुछ ब्लैक मैजिक वाली साइट्स बची हैं जिन्हें बंद करवाना जरूरी है। तभी रिनी और डिडी यहाँ आते हैं और रिनी के पेरेंट्स इन्हें सुखा के इनका कपड़ा वगैरह बदल देते हैं। इसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं, जहाँ यसा डिडी से प्रेयर करने को कहते हैं। डिडी कहता है कि उसे प्रेयर नहीं आता और ऐसे में यसा उसे प्रे करना सिखाने लगते हैं, लेकिन प्रेयर सुनते ही डिडी यहाँ से भाग खड़ा होता है। रास्ते में डिडी को अहमद दिख जाता है और डिडी अहमद को इतना डराता है कि अहमद भागते हुए एक घोड़ी गाड़ी के नीचे आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे अहमद का पैर कट जाता है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि डिडी ही समहाउ इन घोड़ों को बेचैन करके भड़काया था, तभी तो ये घोड़े एकदम से दौड़ गए। अब क्योंकि अहमद को इतनी खतरनाक चोट लगी थी, कोसिम उसके परिवार को पैसे देता है। पैसे देने का एक और कारण अहमद के परिवार वालों का मुंह बंद करने का था, क्योंकि अहमद बार बार बोल रहा था कि डिडी एक डिमोनिक चाइल्ड है। खैर इस वक्त तक डिडी अपने घर आकर साइकिल चला रहा था और वो बहुत ही अजीब तरह से घर की बकरियों को देख रहा था। तभी इनके घर पे यूनी आती है, जो कि सोले की पत्नी है, और यूनी यहाँ रिनी को भी लेकर आई थी। डिडी और रिनी बाहर खेलने लगते हैं और यहाँ हम डिडी के होठों पे थोड़ा खून देख पाते हैं। एनीवेज डिडी रिनी को साइकिल चलाना सिखाने लगता है और यहाँ रिनी साइकिल चलाते हुए कुएं में गिरने वाली थी, लेकिन डिडी उसे बचा लेता है। इनफैक्ट डिडी कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि डिडी और रिनी वाकई में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके कुछ ही देर बाद कोसिम को एक मरी हुई बकरी दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम उसके बेटे डिडी का है। तभी तो हम डिडी के होठों पे खून देख पाए थे, यानी वो बकरी का खून पी गया होगा। इस पॉइंट पे लारस को भी डिडी पे शक होने लग गया था और वो उससे बार बार अहमद वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन डिडी कुछ नहीं बताता। नाउ एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि कोसिम और सोले इस गांव के इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। जहां सोले गांव का भला चाहता है, वहीं कोसिम लोगों को पैसे और गिफ्ट देकर उनका समर्थन जीतने की कोशिश में था। पैसों की लालच मिलने के बाद भी कई लोग कोसिम को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे कोसिम कहीं ना कहीं परेशान था। तभी डॉर्मन यहाँ आता है, जो कि कोसिम से कहता है कि वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके कोसिम को इलेक्शन जितवा सकता है। अब भले कोसिम अच्छा इंसान नहीं था, स्टिल वो डॉर्मन की मदद लेने से तो मना कर देता है। अब डॉर्मन कोसिम को इसलिए सपोर्ट करना चाहता था ताकि किसी तरह सोले हार जाए, जिससे सोले ब्लैक मैजिक साइट्स को बंद न करवा पाए। एनीवेज अब कोसिम के घर में लारस डिडी से कुछ मंत्र पढ़ने को कहती है ताकि इन केस अगर डिडी पजेस्ड है तो वो इंचैंटिंग से ठीक हो जाए। यहाँ डिडी बहुत ही चालाकी से एक फैमिली पेंटिंग बनाता है और कहता है कि ये आप हो, ये मैं हूँ और ये डैडी हैं। हमारा एक खुशहाल परिवार है। एंड ऑफ कोर्स ये सब बातें बच्चे के मुंह से सुन के किसी भी माँ का दिल पिघल जाएगा, और हाँ लारस का भी दिल पिघल जाता है और वो सोचती है कि डिडी एकदम नॉर्मल है। जब कोसिम घर के अंदर आता है तो लारस कोसिम को बताती है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। ये सुन के कोसिम बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि डिडी के जन्म के बाद शायद लारस कभी फिर से मां नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ अब वो प्रेग्नेंट थी। खैर अब इलेक्शन का टाइम नजदीक था और लारस प्रे करना शुरू कर चुकी थी। तभी यूनी सभी को विलेज के एक न्यू डॉक्टर मिस वाटी से इंट्रोड्यूस करवाती है। वहीं पैरेलल में हम डॉर्मन को देखते हैं, जो कि सोले के खाने में ब्लैक मैजिक कर रहा था। सोले जब खाना खाने बैठता है तो यहाँ यसा खाना देखते ही तुरंत समझ जाता है कि इस पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। वो फौरन इस ब्लैक मैजिक को हटाते हैं, जहाँ हम एकदम से खाने में कुछ कीड़े देख पाते हैं। अब ब्लैक मैजिक को हटाने के परिणाम अनुसार दूसरी तरफ डॉर्मन को अचानक से कीड़ों की उल्टियां होती है, यानी कि
उसका काला जादू उस पे ही उल्टा पड़ गया था। इन सब घटनाओं के दौरान कुछ और छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लाइक अहमद अब डिडी से बहुत डर रहा था। इसके अलावा डिडी को यह पता लग गया था कि उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है और डिडी के अंदर का एल्बर्ट इससे बिल्कुल खुश नहीं था। नाउ कमिंग बैक टू डॉर्मन, वेल वो सोले को मारने के लिए वापस ब्लैक मैजिक करता है और इस बार इस काले जादू के प्रभाव से डिडी के अंदर का एल्बर्ट एक्टिव हो जाता है। डिडी बीच रात सोले को मारने निकलता है, लेकिन वहां वो रिनी से मिल जाता है। रिनी को देख डिडी रुक जाता है एंड देन वो वापस भाग जाता है। दिस सीन अगेन प्रूव्ड कि कहीं ना कहीं डिडी के ऊपर एल्बर्ट का पूरा कब्जा नहीं है, तभी तो वो रिनी को देखकर रुक गया, क्योंकि डिडी रिनी को बहुत पसंद करता था। लेकिन रिनी तो अब डिडी के ऊपर वो डीमन फेस देख चुकी थी और वो ये बात यसा को बता देती है। यसा तुरंत पता लगा लेते हैं कि डिडी के अंदर और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट डोमिनिक है। जी हाँ दोस्तों, और यहां से हमें एल्बर्ट डोमिनिक की पूरी कहानी बताई जाती है, जो कि कुछ ऐसी थी। तो पुराने टाइम में एल्बर्ट गांव का एक अमीर आदमी था जो कि गांव के लोगों पे बहुत अत्याचार करता था। वो असल में एक पुर्तगाली डिसेंडेंट था जो कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के वेल्थ को इनहेरिट किया था। एल्बर्ट गांव की लड़कियों के साथ गलत करता था और उसे बंदर का दिमाग खाना पसंद था। एल्बर्ट से तंग आकर एक दिन सभी गांव वाले मिलके उसे सजा देते हैं। वो एल्बर्ट के हाथ पैर चारों तरफ से घोड़ों से बांध देते हैं और जब घोड़े दौड़ते हैं तो एल्बर्ट के दोनों हाथ और दोनों पैर उखड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स इसके बाद एल्बर्ट मारा भी गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया था डिडी के थ्रू। एल्बर्ट को वापस डॉर्मन लाया है क्योंकि डॉर्मन एल्बर्ट का नाजायज पोता है। तो अब यसा को ही डॉर्मन और एल्बर्ट को रोकना होगा, क्योंकि यसा भी ब्लैक मैजिक कर सकता है, ऑल्दो यसा अपने मैजिक से सिर्फ लोगों की मदद करता था। दूसरी तरफ डिडी स्कूल नहीं गया था और लारस के पूछने पे वो कहता है कि वो आने वाले बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। डिडी को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि उसके अंदर का एल्बर्ट इस टू बी बॉर्न बेबी को मारना चाहता है, लेकिन डिडी एल्बर्ट को थोड़ी कंट्रोल कर पाता। होता यह है कि डिडी जानबूझकर कुएं के पास साइकिल चलाता है और कुएं में गिरने का नाटक करता है। जब लारास डिडी को बचाने वहां आती है तो डिडी लटका हुआ था और वो लारास को ही कुएं में गिराकर खुद बाहर निकल लेता है। इस पॉइंट पे डिडी का फेस एल्बर्ट में बदल गया था, जो कि अब लारास भी देख ली थी और वो प्रेयर शुरू कर देती है। प्रेयर सुन के डिडी चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुन कोसिम वहां आता है। कोसिम किसी तरह लारास को कुएं से बाहर निकालता है और वो फौरन यूरी को कंसल्ट करता है। यूरी चेक करके बताती है कि लारास और उसके पेट में पल रहा बच्चा फॉर्चुनेटली सेफ है और ये सुन के कोसिम चैन की सांस भी लेता है। नाउ जब लारास को होश आता है तो वो कोसिम को सब बता देती है कि कैसे डिडी उसे कुएं में गिराया है और वो पजेस्ड भी है। ये सुन के कोसिम अपने एक आदमी को अतीक के पास भेजता है ताकि अतीक उनके घर आके लारास का चेकअप वगैरह कर सके। अब जब अतीक को आज वाली घटना का पता लगता है तो वो समझ जाती है कि ये काम पक्का डिडी का है, जो कि एक डीमन चाइल्ड है। खैर इसके बाद रात को कोसिम का आदमी और अतीक जंगल से होकर जा रहे होते हैं जब डिडी इन पे हमला कर देता है। डिडी के अंदर का एल्बर्ट पहले तो उस आदमी को मार डालता है, जिसके बाद वो अतीक का भी पेट फाड़ के उन्हें मार डालता है। दूसरी तरफ कोसिम अपने आदमियों से डिडी को ढूंढने कहता है, क्योंकि वो भी अब मान चुका था कि उसका बेटा डिमोनिक है। वहीं डॉर्मन बंदर का दिमाग खा के वापस से सोले पे काला जादू करता है। इसके परिणाम अनुसार हम खून से लथपथ डिडी को सोले के घर पे देखते हैं। सोले को लगता है कि डिडी चोटिल है, लेकिन तभी डिडी पे एल्बर्ट हावी होता है और वो सोले पे हमला कर देता है। एन वक्त पे रिनी बाहर आके डिडी को रोक देती है और हम सब जानते हैं कि रिनी के सामने डिडी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुद को तो कंट्रोल करने लग जाता है। दूसरी तरफ यसा डॉर्मन को ढूंढकर उससे लड़ता है और यहाँ यसा डॉर्मन को हरा भी देता है। मतलब मारा नहीं, लेकिन हाँ हरा दिया, इनकैपेबल जरूर कर दिया। फिर यसा वापस आकर डिडी को देखता है एंड डिसाइड्स कि इन्हें डिडी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करना होगा। तो एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है जिसमें कई लोग हिस्सा लेते हैं और ये लोग थे यसा, सोले और उसकी पूरी फैमिली एंड देन डिडी के माता पिता। यहाँ एग्जॉर्सिज्म के दौरान एल्बर्ट बहुत आतंक मचाता है, लाइक बॉडी हवा में लेविटेट करना, दीवालों पे चढ़ना, अपना रूप बदल लेना, मतलब कि एल्बर्ट के रूप में आना इत्यादि। लेकिन फिर भी यसा हार नहीं मानता और वो किसी तरह से डिडी के अंदर से एल्बर्ट की आत्मा को निकाल देता है। एग्जॉर्सिज्म फाइनली सक्सेसफुल हो चुका था और अब डिडी एकदम नॉर्मल दिख रहा था। डिडी के नॉर्मल होने से कोसिम काफी इमोशनल था और यहाँ यसा कोसिम को समझाते हैं कि इस दुनिया में पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमें उस राह पे चलना चाहिए जिससे ऊपर वाला हमसे खुश हो। कोसिम फाइनली इस बात को समझता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब इन सभी घटनाओं के पैरेलल में हम हारे हुए डॉर्मन को देखते हैं जो कि एल्बर्ट की ग्रेव के पास था। यहाँ डॉर्मन अपने ग्रैंडफादर यानी एल्बर्ट को सॉरी बोल रहा था, लेकिन वो एकदम से एल्बर्ट की ग्रेव में खींचा चला जाता है। खैर यहाँ से कहानी थोड़ा आगे आती है जहाँ कोसिम खुद से सोले को विलेज का चीफ अनाउंस करता है। वो सभी गांव वालों से माफी मांगता है। इनफैक्ट वो अपना ढेर सारा जमीन गांव वालों में बांट देता है ताकि वहां पे कुछ अच्छी चीजें बन सके। इसके बाद वापस से डिडी का सर्कमसिजन वाला इवेंट होता है और इस बार ये सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भले डिडी एकदम ठीक हो गया था, लेकिन जब लारस अपना दूसरा बच्चा डिलीवर करती है तो हम उसे खुद डीमन
में बदलते देख पाते हैं। लारस यहाँ विलेज डॉक्टर को मार दी थी और वो यहाँ किसी डील के बारे में बात कर रही थी। लारस के हाथ में उसका नवजात शिशु था और वो डिमोनिक फॉर्म में कह रही थी कि मुझे या तो ये नवजात शिशु दे दो या फिर डिडी, तुमने अभी तक अपना कर्ज चुकता नहीं किया है। ये कहकर डिमोनिक लारस हवा में लेविटेट करती है और हम ये समझ पाते हैं कि कोसिम जरूर पहले डेविल के साथ कुछ तो सौदा किया होगा। तभी तो फिल्म के शुरुआत में उसे अचानक से वो डायमंड मिला था जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया और अब ये डेविल अपने हिस्से की डील मांगने आ चुका है थ्रू लारस। लारस के अंदर वाले डेविल को कोसिम का कोई एक बच्चा चाहिए। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है एंड दिस शोज कि इस फिल्म की सेकंड पार्ट भी जरूर आएगी। तो दोस्तों ये थी फिल्म बाई अजायब की कहानी जो कि एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ सिर्फ एक डाउट है कि फिल्म के लास्ट में कौन सा डीमन लारस को पजेस किया है। मेरे हिसाब से ये एल्बर्ट नहीं है बल्कि कोई और डीमन है जिससे कोसिम पहले डील किया होगा अमीर बनने के लिए। कौन सा डील? वेल वो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि तभी तो उसे एकदम से डायमंड मिल गया था रिवर में जिससे वो अमीर बना। वैसे ये एल्बर्ट भी हो सकता है लेकिन हाँ मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो एल्बर्ट नहीं है। सो आपकी थियरी मेरे से अलग हो सकती है। जो भी थियरी आपके मन में है कमेंट्स में आप जरूर लिख के बताइए। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जहां 1980s इंडोनेशिया की एक घटना के बारे में हम जान पाते हैं। बेसिकली उस दौरान कई सारे थग्स और गूंस अचानक से गायब हो गए थे और बाद में वो समाप्त मिले थे। इन थग्स के दो ग्रुप्स थे और जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से आते थे उनको सुगाली कहा जाता था। लोगों में ये बात प्रचलित थी कि सुगालीज को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था और उनमें से कुछ सुगालीज इतने पावरफुल थे कि उन्हें बंदूक वगैरह से भी खत्म नहीं किया जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुगाली काला जादू जानते थे और इसीलिए वो इतने पावरफुल बन गए थे। अब कहानी 1984 जावा में शिफ्ट होती है जहां यान्तो नाम का एक आदमी कई सुगाली की लाशों को एक गड्ढे में भरवा रहा था और इस काम में कई सारे लेबरर्स और उनका बॉस था दनांग। दनांग का एक असिस्टेंट भी था नेम्ड प्राप्तो। जब उन सारे लेबरर्स में से एक लेबर भागने की कोशिश करता है तो यान्तो उस पे फायरिंग करता है और सभी लोग डर जाते हैं। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि कोई काम छोड़ के भागने की हिम्मत ना करे। अब अगले सीन में हम एक पावरफुल सुगाली को देखते हैं जिसका नाम था जारोत और दनांग जारोत को ह्यूमिलिएट करते हुए उसे भी समाप्त होने की बात कहता है। जारोत कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तुमने मुझसे मदद मांगी मैंने तुम्हारा साथ दिया और अब तुम मुझे ही खत्म कर देना चाहते हो। प्राप्तो अब जारोत से कहता है कि तुम्हें हमने केओस मचाने के लिए भेजा था लेकिन फिर तुम सभी का खून पीने लगे। सो आई वंडर कि तुम कोई इंसान हो भी या नहीं। इस पे जारोत हंसता और कहता है कि तुम सारे लोग मुझसे इतनी जल्दी मुक्ति नहीं पा सकोगे और समाप्त होने से पहले वो इन लोगों पे कोई कर्स या स्पेल डाल के चला जाता है। वो कहता है कि जब तक इस मिट्टी में मेरे खून के निशान रहेंगे और मेरी शरीर इस गांव की जमीन में रहेगी तब तक मैं वापस आता रहूंगा। इसके जवाब में दनांग कहता है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही खून या जनरेशन मार सकती है ना, तो उसका इलाज भी मेरे पास है। और फिर दनांग यान्तो से कह के जारोत को समाप्त करवाता है। हम समझ पाते हैं कि जारोत एक बहुत पावरफुल सुगाली था जिसे ब्लैक मैजिक आता था और दनांग ने उसे समाप्त करवा दिया था। साथ ही उस रात काम करने वाले लेबरर्स को भी दनांग ने समाप्त किया था। अब कहानी 1994 में आती है जहां जिया नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड डिका के साथ अपने गांव के घर वापस जा रही थी। हम समझ पाते हैं कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और वो पहली बार अपने माँ के घर जा रही थी। बेसिकली जिया यहाँ खुद को एक नाजायज कहकर संबोधित करती है और शायद इसी वजह से वो अपने ग्रैंडफादर से काफी दूर जकार्ता में रहती थी। लेकिन क्योंकि उसकी माँ हाल ही में समाप्त हुई थी तो वो एक बार अपने ग्रैंडफादर के घर आना चाहती थी फॉर हर फ्यूनरल सेरेमनी। जिया यहाँ अपने फादर का भी थोड़ा बहुत जिक्र करती है एंड द क्वेश्चन हियर वाज कि क्या वो एक बुरे आदमी थे। खैर दिका को ये सही नहीं लग रहा था कि जिया अपने गांव जाए बट स्टिल वो जिया के खातिर उसके साथ मजेनांग आया था। अब जैसे ही जिया और दिका फ्यूनरल में पहुंचते हैं तो आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बहुत सारे क्रोज ऊपर मंडराने लगते हैं। हम समझ पाते हैं कि जिया की जो माँ थी वो एक्चुअली में दनांग की बेटी थी। इनफैक्ट इस फ्यूनरल के अंदर दनांग और प्राप्तो भी थे। दनांग जिया के यहाँ आने से खुश नहीं था और फ्यूनरल के बाद वो जिया से कहता है कि तुम आज ही घर वापस चली जाओ। दनांग के बर्ताव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जिया से नफरत करते हैं, रादर वो तो जिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे। दनांग कभी नहीं चाहते थे कि जिया यहाँ आए और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि जिया यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्राप्तो गांव वालों से कहता है कि जिया वापस गांव आ गई है और क्योंकि आप सभी ने डरावनी कहानी सुनी होगी तो आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपको प्रेयर भी करना है तो घर में रह के ही करिए और बाहर बिल्कुल मत झांकना। इनफैक्ट अगर कोई आपके दरवाजे पे खटखटाए तो भी आप दरवाजा मत खोलना और तो और अगर आप में से
से किसी ने उन लोगों को देख लिया तो ध्यान रखना कि उनकी आंखों में नहीं देखना है या उनसे नजरें नहीं मिलाना है। स्टिल अगर किसी ने नजरें मिला ली है तो वो सारे आपको लेने जरूर आएंगे। अब प्राप्त तो यहाँ किन की बात कह रहा है ये तो हमें कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठे बैठे जिया अपनी मदर को याद कर रही थी और तभी अचानक से ऊपर के फ्लोर से एक बॉल लुढ़कता हुआ इनके पास आ जाता है। जिया इससे हैरान हो जाती है और ऊपर के कमरे में जाके इधर उधर चेक करने लगती है। अचानक से उसे पीछे से एक आयरन ट्रंक या चेस्ट की आवाज आती है और वो उसे चेक करने लगती है कि तभी वहां दनांग आ जाता है और कहता है कि इस रूम में कोई खास बात नहीं है, बस सारी पुरानी चीजें ही हैं। इनफैक्ट दनांग अब जिया को घर जाने को कह रहा था। ऐसे में दिका अब जिया से पूछता है कि दनांग को इतनी जल्दी क्या है इन्हें घर भेजने की। इसके जवाब में जिया कहती है कि वो अपने गांव वालों को लेकर परेशान है क्योंकि दनांग ने उसे बताया था कि जिया के फादर गांव वालों से बहुत सारा डेट लिए थे एंड देन एक दिन कहीं गायब हो गए थे। दनांग को डर था कि जिया के फादर उसके गांव में आने की खबर सुन के वापस गांव में आ जाएंगे और इससे दनांग की बहुत बदनामी भी होगी। लेकिन जिया कहती है कि उसे विश्वास है कि उसके पिता भागे नहीं होंगे क्योंकि वो जिया से बहुत प्यार करते थे। जिया लास्ट ईयर अपने मदर और ग्रैंडफादर की कॉन्वर्सेशन भी सुनी थी जहां उसकी मदर एक दिन के लिए गांव आना चाहती थी लेकिन ग्रैंडफादर दनांग ने अलाउ नहीं करा। मोरओवर उसे लगता है कि उसके फादर भी गांव में वापस आना चाहते हैं लेकिन दनांग इसके खिलाफ थे। तो बेसिकली जिया यहाँ पूरी बात का पता लगाना चाहती थी, तभी वो यहाँ रुकना चाहती थी। खैर उसी रात मेहनांग में काफी तेज हवा चलने लगती है और हम देख पाते हैं कि जिस कार में जिया और दिया जकार्ता जाने वाले हैं उसका टायर पंचर हो गया है। दनांग अब परेशान होकर अपने राइफल को लोड करता है और वो दिका से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, तब तक जिया घर पे ही रहेगी। दनांग अब दिका को एक सुनसान सड़क की तरफ जाकर हेल्प लेने को कहता है और दिका भी उनकी बात मानता है। वहीं टाउन में दो पुलिस वाले बुध और जॉन पहरा दे रहे होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया ने अब अपने पुराने दोस्त मेली को कॉल लगाया था और वो उससे दूर जाने के लिए माफी भी मांगती है। मेली गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी और वो जिया से बात कर काफी खुश हो जाती है। अब सीन अगेन शिफ्ट होकर दिका पे फोकस करता है जो जिया की डायरी पढ़ रहा था और तभी अचानक से तूफान आने जैसा माहौल बन जाता है। दिका को अपने पैरों के नीचे काले बादल जैसा कुछ चीजें दिखाई देती है और तभी क्रीपी सा एक सॉन्ग बजने लगता है और दिका को एक शव यात्रा दिखाई देता है जहाँ कुछ काले भूतिया आकृति के लोगों ने एक जनाजे को उठाया हुआ था और अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थी। वही सेम दृश्य बुध और जॉन को भी दिखता है और तो और मेली की मदर भी अब उस जनाजे को देखकर बिल्कुल डर गई थी। हम समझ पाते हैं कि इनको पॉल बियरर या क्रोमोलियो कहा जाता है जिससे पूरा गांव डरता था। उनमें से एक पॉल बियरर बुध को डराता है और मेली की मदर भी अब घर के अंदर आकर मेली को कपबोर्ड में छिपा देती है। इनफैक्ट फोन के दूसरे साइड से जिया भी इस अफरा तफरी को सुन पाती है। सो बेसिकली पॉइंट ये था कि जैसे ही कोई इन पॉल बियरर को देख लेता है उनके साथ असाधारण गतिविधियां होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट देखा जाए तो मेली के घर पे भी लाइट चली गई थी। उसकी माँ उसे छुपाकर खुद भी बेड के नीचे छुपने को जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाती और क्रोमोलियो आकर उन्हें समाप्त करता है। इनफैक्ट ये सब मेली भी देख पा रही थी और वो अपने आंखों के सामने अपनी माँ को खत्म होते हुए देखती है। तो हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच थी कि क्रोमोलियो या पॉल बियरर को देखने के बाद लोगों का समाप्त होना तय है। वहीं दूसरी ओर दिका जिया से मिलने जाता है और जिया को गांव छोड़ के जाने को कहता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने ये डरावने लोगों को देखा था। लेकिन जिया उस पर भरोसा नहीं करती और एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिया ही वो इंसान थी जिसने कार के टायर को पंचर करा था। क्यों? ताकि वो कुछ दिन यहाँ गांव में रुक सके। दिका अब बौखलाया हुआ था लेकिन जिया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वहीं गांव के रास्तों में बुध और जॉन भी छुपने की जगह ढूंढते हैं लेकिन तभी अचानक से बुध अपने सर को पोल पे पीटने लगता है। इनफैक्ट वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। वहीं पॉल बियरर्स की बात की जाए तो वो पूरे शहर में घूम घूम कर सभी को दिखाई दे रहे थे। अब जिया और दिका भी बहस कर रहे थे कि तभी एक अदृश्य शक्ति दिका का गला पकड़ के उसे हवा में उठाने लगती है। लेकिन तभी दनांग आकर उस एंटिटी पे गोली चलाता है जिससे दिका की जान बच जाती है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि दनांग को कैसे पता कि वो एंटिटी कहाँ थी, मतलब उस पे गोली वो कैसे चला पाया। वेल, उसके पास एक स्पेशल मिरर थी और बुलेट्स थी जिससे वो पर्टिकुलरली इन एंटिटीज पे आक्रमण कर सकता था। खैर तो दिका, जिया और दनांग मिलके जंगल के बीचों बीच भागने लगते हैं जहाँ जिया अपने ग्रैंडफादर से इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में पूछने लगती है। इस पे दनांग ज्यादा कुछ तो नहीं बताते लेकिन वो इतना जरूर बोलते हैं कि ये जो पॉल बियरर है ये कोई जनाजे उठाने वाला ग्रुप नहीं बल्कि ये लोग डिमोनिक लोग हैं। खैर इस पॉइंट पे दनांग अपने मिरर से देख देख कर आगे बढ़ रहा था और तभी कोई एंटिटी पीछे से दिका को खींच लेती है जिससे दनांग उन्हें बचाता है। ये दोनों भागने लगते हैं लेकिन जिया अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए वापस जंगल जाना चाहती थी जिससे दिका उसे रोकता है। अब जिया मेली के घर जाकर उसे बचाना चाहती थी और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं उन्हें मेली की माँ समाप्त रूप में मिलती है। ये दोनों मेली को अलमीरा से बाहर निकालते हैं एंड ऑफ कोर्स मेली अपनी माँ को इस हालत में देख के बहुत ज्यादा उदास होती है। अब मेली, दिका और जिया तीनों जंगल वाले रास्ते से गांव से निकलना चाहते थे और तभी उन्हें अपने सामने एक कार भी दिखता है। लेकिन जैसे ही वो लोग कार को रोकने की कोशिश करते हैं क्रोमोलियो दिका को उल्टा लटका के उस पे भी हमला कर देता
देता है, क्योंकि अपेरेंटली दिका ने भी तो क्रोमोलियो को देखा था ना। इस पॉइंट पे जिया भी अब क्रोमोलियो को देख लेती है और दोनों लड़कियां दिका को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिका बच नहीं पाता। ऑल्दो जाते जाते वो जिया से अपने प्यार का इजहार जरूर करता है। दिका को ऐसा देखकर जिया बिल्कुल टूट जाती है। वहीं अगले सीन में हम दनांग को प्राप्तो के घर आते हुए देखते हैं, जहां प्राप्तो कुछ सॉल्ट बुलेट्स बना रहा था। दनांग उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन प्राप्तो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को अकेला छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकता। इसके जवाब में दनांग कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपना लॉकेट मुझे दे दो। तो हाँ, प्राप्तो अपना लॉकेट एंड देन ढेर सारे बुलेट्स दनांग को दे देता है। दनांग के वहां से जाते ही प्राप्तो की वाइफ उसे कोसती है, सेइंग कि तुमने अपना लॉकेट उसे दे दिया है और अब हम सब मारे जाएंगे। प्राप्तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर उसी वक्त दरवाजे पर वापस दनांग आता है और जब प्राप्तो दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन वो एंटिटी अब घर के अंदर आ गई थी और वो प्राप्तो के वाइफ पे हमला कर देती है। प्राप्तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए राइफल से शूट भी करने जाता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि उसके पास जितनी भी गोलियां या बुलेट्स थी वो उसने तो दनांग को दे दी थी। अब वो भागकर अंदर वाले रूम में जाता है और अपने गन को लोड करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेसिकली सारे क्रोमोलियो प्राप्तो पे हमला करके उसे भी समाप्त कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यान्तो नाम का आदमी, जिसे हमने पहले सीन में देखा था, वो जिया को अपने घर में बंदी बना के रखा था। इनफैक्ट वो जिया को सारी सच्ची बात बताता है कि आज रात ये सब क्यों हो रहा है। यान्तो कहता है कि वो जिया का सालों से इंतजार कर रहा था और हम ये भी देख पाते हैं कि यान्तो ब्लाइंड था और उस पे एक गन भी था। यान्तो के हिसाब से आज रात जो लोग भी मरे हैं वो क्रोमोलियो की वजह से मरे हैं और जिया अपनी लॉकेट की वजह से सेफ रही है। इनफैक्ट यान्तो यहाँ जिया का लॉकेट भी छीन लेता है। यान्तो जिया से कहता है कि तुम्हारे फादर ने पूरे गांव में कर्ज डाला था और आज रात जो कुछ भी हुआ है वो उनके कर्ज की वजह से ही हुआ है। यान्तो के हिसाब से जिया के फादर को उसके ग्रैंडफादर ने ही खत्म करा और हम समझ पाते हैं कि जिया के फादर और कोई नहीं बल्कि जारोथ ही थे, जिनको हमने पहले सीन में देखा था। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जारोथ, दनांग ये लोग जिया से रिलेटेड हैं। जारोथ अभी मरा नहीं है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक जानता था और वो उस कर्ज का भी जिक्र करता है जो जारोथ ने अपने आखिरी समय में डाला था। और अब जिया ने इस गांव में कदम रखा है तो गली थग जिनकी मृत्यु हो गई थी वो अपने कब्र से बाहर आए हैं और उनका लीडर कौन है? वेल, जिया के फादर जारोथ। बेसिकली जिया के फादर अब भी जिंदा हैं इन अ फॉर्म ऑफ डीमन और उनको सिर्फ उन्हीं की वंशज या उनका खून ही मार सकती है, जो कि खुद जिया है। तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि जिया के आने से पहले जारोथ गांव में हमला नहीं करा था, मतलब वो शांत था। लेकिन फिर जिया के आने से जारोथ की आत्मा जाग गई और इसी वजह से 10 सालों तक दनांग ने मेक श्योर किया था कि जिया गांव से दूर रहे। ऑल्दो एक पॉइंट ये भी है कि जिया ही ये सब कुछ खत्म भी कर सकती है। यान तो ये भी बताता है कि जारोथ के शरीर के 2 टुकड़े कर दनांग ने उसको कब्र में दफना दिया था और बस दनांग को ही पता है कि जारोथ का कब्र कहाँ है। सो बेसिकली जिया को अपने पिताजी को उनके कब्र से रिवाइव करना होगा और उसके शरीर के साथ उनके सर को जोड़कर उन्हें वास्तविकता में लाकर एक ऐसे नाइफ से उन्हें स्टैब करना पड़ेगा जिसमें जिया का खून लगा हो, तभी जारोथ की आत्मा को शांति मिलेगी, मतलब इस दुनिया को वो छोड़ के चली जाएगी। इनफैक्ट ये सब दनांग का ही प्लान है, जहां वो जिया का इस्तेमाल करके जारोथ को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता था। अब ये सब सुन के जिया बहुत आश्चर्य में थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो ग्रैंडफादर दनांग है वो बहुत अच्छे इंसान है, बट हम तो जानते हैं कि दनांग वही आदमी थे जिन्होंने सभी गली थग्स को मरवाया था और उनकी वजह से आज पूरे शहर में इतना बड़ा आतंक मचा है। अब ये जो एम्यूलेट थी जिसके कारण जिया अब तक जिंदा बची थी वो जारोथ के फादर के दांत से बनी थी। दनांग ने ऐसे 3 एम्यूलेट बनाए थे, एक जिया के लिए, एक अपने लिए और एक प्राप्तो के लिए। तो हाँ, इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी लोग गांव में अनसेफ है, मतलब उन्हें मरने छोड़ दिया गया। हम समझ पाते हैं कि यान्तो ने भी उन क्रोमोलियो को देखा था, तभी उसे अपनी आंखों का बलिदान देना पड़ा, वरना वो भी आज अपनी जान गंवा देता और इसी वजह से यान्तो दनांग से नफरत करता था। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि आखिर यान्तो चाहता क्या है? वेल, यान्तो चाहता था कि आज की रात दनांग और प्राप्तो को उनकी सजा मिल जाए, इसलिए वो जिया को कैद में करके रखा था। इनफैक्ट वो जिया को खत्म भी करना चाहता था ताकि वो या कोई और जारोथ और क्रोमोलियो को ना रोक सके। यान्तो के हिसाब से पूरा गांव ही गलत आदमियों से भरा है जिन्होंने इतने सारे थग्स को या तो समाप्त करवाया या फिर वो लोग चुप रहे जब ये सब कांड हो रहा था, और इसलिए यान्तो चाहता है कि क्रोमोलियो गांव वालों को खत्म कर दे। तो इस पॉइंट पे यान्तो जिया को समाप्त करने ही वाला था कि तभी जिया उसे किक कर देती है और क्योंकि यान्तो अंधा था उसे जिया को ढूंढने में वक्त लग जाता है। उतने देर में दनांग भी वहां आ जाता है और यान्तो को ओवरपावर कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है जिस बीच दनांग यान्तो को काफी मारता है और फिर वो अपनी पोती जिया को आजाद करता है। ये दोनों लोग इस झोपड़ी से निकल जाते हैं। ऑल्दो अब मेली भी अब छुपकर ये सब देख रही थी और वो इन दोनों के पीछे चलने लगती है। नाउ जंगल के रास्ते में जिया दनांग पे बहुत गुस्सा करती है और दनांग जिया के पाम में एक कट लगा देता है जिसकी मदद से वो जारोथ की आत्मा को शांत करता एज ही हैड प्लान्ड। जिया उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। इनफैक्ट वो कह रही थी कि मैं अपने पिता को स्टैब नहीं कर सकती, वो जैसे भी थे मेरे लिए एक
बहुत अच्छे पिता थे तो मैं उनका बुरा नहीं कर सकती। दनांग कहता है कि तुम अगर उसे आज नहीं समाप्त करोगी तो मैं ही उसे समाप्त कर दूंगा। ये दोनों अपने घर जाते हैं और दनांग कहता है कि तुम्हारे पिता का ग्रेव बैकयार्ड में है और हम आज रात उसे रिवाइव करेंगे। दनांग के इस अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड को देख जिया कहती है कि आपको अपने किए पे कोई पछतावा है भी या नहीं। इस पे दनांग कहता है कि ये सारे शहर वाले मेरी वजह से बचे हैं और मैंने ही इन सबको गली थक से बचाया है। दनांग के हिसाब से वो जो कुछ भी किए थे उसके पीछे रीजन था और जिया ही वो रीजन है जिसकी वजह से ये कर्स वापस आया है। बेसिकली देखा जाए तो अगर वो यहाँ नहीं होती तो जारोद की आत्मा भी वापस नहीं आती। इस पॉइंट पे जिया रोने लगती है और कहती है कि अगर आप मुझे बता दिए होते कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ तो शायद मैं यहाँ वापस कभी नहीं आती। खैर इतना सारा आर्ग्यूमेंट होने के बाद जिया फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाती है, जहाँ वो भी यान्तो के सोच से ही मैच कर रही थी। यानी वो भी चाहती है कि सारे गांव वाले समाप्त हो जाए और ऐसा कह के जिया अपना लॉकेट वहां फेंक के भाग जाती है। लेकिन तभी क्रोमोलियो जिया पे अटैक कर देते हैं और दनांग कैसे भी उसे रोकता है। इस अटैक के दौरान जिया एक पेड़ से टकराती है जिससे उसके पेट में चोट लगती है और दनांग जिया का लॉकेट लेकर बैकयार्ड का एक शेड खोलता है जिसके अंदर जारोद का कब्र या जनाजा रखा हुआ था, लेकिन उसके शरीर के साथ कोई सर नहीं था। और दनांग अपने घर जाकर वही आयरन चेस्ट खोलता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर जिया के फादर यानी जारोद का सर था। वो उस बॉक्स से सर को निकाल के जारोद के शरीर के साथ रख देता है एंड देन खुद ही जिया के खून से सनी नाइफ से जारोद को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से यान्तो आ जाता है और वो दनांग पे एक छोटे से एक्स से हमला कर देता है। दनांग इस हमले से चोटिल हो जाता है लेकिन वो उठकर यान्तो का सामना करता है। वहीं दूसरी ओर सेम वक्त पे क्रोमोलियो जिया के सामने आ जाते हैं और जैसे ही जिया उस कब्र के ऊपर का कपड़ा उठाती है तो अंदर उसे अपनी ही लाश दिखती है और वहीं जारोद की आत्मा आकर उसका गला पकड़ लेती है। वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी जिया है जिससे वो बहुत प्यार करते थे और इस पॉइंट पे जारोद की आत्मा को अब पुरानी बातें याद आने लगती है। जिया अपने पिता से ये भी कहती है कि आपको पूरा हक है मुझे समाप्त करने का, लेकिन तभी जारोद की आत्मा वहां से गायब होकर अपने शरीर में प्रवेश करती है। तो बेसिकली सीन ये था कि यान्तो और दनांग आपस में हाथापाई कर रहे थे और तभी जारोद की आत्मा भी जाग उठती है। यान्तो यहाँ जारोद से माफी मांगता है लेकिन जारोद यान्तो के शरीर से उसका खून पीकर ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो इस पॉइंट पे दनांग और जारोद एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जहां दनांग कहता है कि मेरी बेटी इडा तुमसे नफरत करती थी और वो अपने जीवन के आखिरी पलों में तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए भी पछताती है। इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इडा और कोई नहीं बल्कि जिया की माँ हुई। इस पे जारोद कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे समाप्त करवाया और इस पे दनांग का कहना था कि ये बस एक ऑर्डर था जिसे मैंने सिंपली फॉलो करा। इस पॉइंट पे जिया भी लड़खड़ाते हुए बैकयार्ड वाले शेड में आ जाती है और देखती है कि जारोद उसके दादाजी को चोट पहुंचाने वाला है। जिया अपने फादर को देख के इमोशनल हो जाती है और उनसे गले लग जाती है। वो अपने फादर को ये खूनी खेल बंद करने को कहती है क्योंकि अब ऑलमोस्ट सभी को उनकी गलतियों की सजा मिल चुकी थी। वो अपने दादाजी को भी बख्श देने की भीख मांगती है लेकिन जारोद अब रेज में था और वो प्यार से नहीं मानता। तब फाइनली जिया को कठिन फैसला लेना पड़ता है और वो अपने पिता को उसी हथियार से स्टैब कर देती है जिसमें उसके खून लगे थे। जिया के हमले से जारोद का शरीर जमीन में गिर जाता है और फाइनली जारोद का कर्ज खत्म हो जाता है। अब जिया अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है कि तभी वहां मिली आ जाती है जो कहती है कि मुझे सब पता चल चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो जिया पे हमला कर देती है और इस हमले में जिया को 2 गोलियां भी लगती है। दनांग अब मिली पे आक्रमण कर उसे रोकता है और इस हाथापाई में दनांग और मिली दोनों समाप्त हो जाते हैं। बेसिकली बच जाती है तो सिर्फ जिया। तो इस पॉइंट पे जिया वहीं पास में रखे नाइफ पे से अपने डैड के खून को टेस्ट करती है और हम देख पाते हैं कि वो भी अब एक क्रोमोलियो बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस भयानक रात के बाद जारोद, दनांग, प्राप्तो, मिली और कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बच जाती है तो सिर्फ जिया। अब अगले सीन में हम जिया को सड़क पे चलते हुए देखते हैं जिसके चोट वगैरह अपने आप भर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो भी एक क्रोमोलियो बन चुकी थी। इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म होता है लेकिन मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन भी है जहां कुछ ब्लैक सूट पहने आदमी जारोद के बॉडी को उठा रहे होते हैं एंड दिस इंडिकेट्स कि इस मूवी का कोई सीक्वल या प्रीक्वल आ सकता है जहां हमें जिया और जारोद दोनों की कहानियां दिखाई जा सकती हैं। तो फाइनली इस पॉइंट पे आके मूवी खत्म होती है। दोस्तों ये थी क्रोमोलियो मूवी की कहानी जिसकी स्टोरी काफी सिंपल है लेकिन एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। और इस पॉइंट में आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। तो बेसिकली जिया के फादर जारोद एक सुगाली थे विद सुपरनैचुरल पावर्स या ब्लैक मैजिक और उन्हें दनांग ने मरवा दिया था इन द पास्ट। और मरते हुए जारोद ने गांव वालों पे एक कर्ज डाला था कि वो वापस लौटेगा और सबका खात्मा जरूर करेगा। जारोद को बस उसका खून ही रोक सकता था। दनांग अब दिमाग लगा के जारोद के सर और शरीर को अलग करके रखा था और जिया को भी गांव से दूर रखा था ताकि जारोद कभी वापस न आए। लेकिन जिया के माँ के गुजर जाने के बाद वो यहाँ आई और उसे ये भयानक रात देखने को मिली। लेकिन अंत में जिया ने जारोद पे वार करके उसे खत्म करा और बाकी बचे गांव वालों को इस शाप से मुक्त किया। अब यहाँ तक तो कहानी सिंपल थी लेकिन फिर अंत में जिया क्रोमोलियो क्यों बन गई? वो इसलिए क्योंकि जिया उन लोगों को पता
पता लगाना चाहती थी, जिसके कहने पे दनांग ने जारोद को खत्म करा। कहानी में कई बार दनांग कह रहे थे कि उन्होंने जो भी किया वो किसी रीजन के कारण किया, किसी ऑर्डर का वो पालन कर रहे थे, और रीजन क्या है या किसने ऑर्डर दिया इस बारे में हमें बताया नहीं गया। तो ऑफ कोर्स जिया के मन में ये चला होगा कि दनांग रियल कल्प्रिट नहीं है, वो तो बस एक पपेट थे। तो रियल कल्प्रिट का पता करना ही होगा और उसे भी सबक सिखाना होगा, मतलब जस्टिस दिलाना होगा। अब ये काम जिया खुद तो कर नहीं सकती थी, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा छोटी भी थी, शायद बचती भी नहीं। तो वो एक रास्ता चुनी और रास्ता था क्रोमोलियो बन जाना, क्योंकि ऑफ कोर्स इसे सुपरनैचुरल पावर्स आएंगी और अब शायद जिया का एम होगा कि रियल कल्प्रिट को ढूंढा जाए और उसे सबक सिखाया जाए। इसका प्रूफ हमें एंड क्रेडिट सीन में ही मिलता है, जहां कुछ लोग आकर जारोद के बॉडी को उठा लेते हैं। सो यस, आई बिलीव कि इस फिल्म का पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जहां पे सारे राज खुलेंगे। अब जारोद मरा या नहीं मरा है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तो सूटेड आदमी लोग उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे थे? तो हो सकता है कि ये आदमी जारोद को जिंदा कर उसके पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो।